अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। न्यूज़ अब तक में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। तो चलिए इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे कि सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप के तलख कलामी पर माफ़ी नहीं मांगी है। अमेरिका से वापसी पर यह बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन भी हो जाए तो भी व्हाइट हाउस वो वापस नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच एक तकरार देखने को मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस वक्त सदर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने सदर ट्रंप से तलख कलामी के बाद मुआफी नहीं मांगने का फैसला किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तलख कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार कर दिया है। ताहम उन्होंने कहा है कि व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाएंगे। जहां एक तरफ उन्होंने ये सब कुछ कहा भी, मगर वहीं ये भी उन्होंने तस्लीम किया कि यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए काफी हथियार नहीं। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का यह भी कहना है कि अमेरिकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। अमेरिका के साथ यकीनन ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना वो नहीं चाहते हैं। और साथ ही आपको ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई थी। कल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इन दोनों के बीच व्हाइट हाउस में ये मुलाकात हुई और उसी मौका पर अभी मीडिया से इन्होंने बात करनी थी, लेकिन उसी दौरान इन दोनों के बीच में तकरार होती रही, जिसकी फिर बाद में वीडियोस भी आपके सामने देखने को मिलेगी। ये साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। इसी तरह से अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा था कि ज़ेलेंस्की वो आपका मुल्क जो है जंग नहीं जीत रहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो अमेरिका की वजह से ही इस जंग से सही सलामत निकल रहे हैं। और साथ ही अगर वो यानी अमेरिका फौज के पास जो दिया अस्करी साजो सामान नहीं होता इन यूक्रेनियों के पास, तो जंग 2 हफ्तों में ही निमट गई होती। तो ये एक बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता रहे हैं हम। अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान जो बहस व तकरार हुई, और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला ज़ेलेंस्की की जानिब से कि वो अमेरिकी सदर से इस सिलसिले में माफ़ी नहीं मांगेंगे। और साथ ही ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अब वो अमेरिका व्हाइट हाउस दोबारा जाने की ख्वाहिश नहीं रखते। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इसी सिलसिले में आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का भी एक बड़ा कदम देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आप सब लोगों को मालूम है कि फ़लस्तीन के अंदर किस तरीके के हालात हैं, या गज़ा पट्टी के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, और अक़वाम मुत्तहिदा का ये बड़ा फैसला, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस अरब लीग से मुलाकात करने जाएंगे। फ़लस्तीन के मसले पर यह तबादला ख्याल होगा और अरब लीग का काहिरा में ये हंगामी इजलास मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस अरब लीग से मुलाकात के अंदर वहां पर दौरा करेंगे और साथ ही उनके साथ बातचीत करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ये बड़ा फैसला, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी मसले पर अगले हफ्ते अरब कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करेंगे, क्योंकि गज़ा पर अरब ममालिक का मुश्तरका मौक़िफ़ अमन व इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ताहम फ़लस्तीनी मसले पर अरब लीग के ममालिक की एक हंगामी कॉन्फ्रेंस काहिरा में होने जा रही है, जहां एंटोनियो गुतेरेस भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मसले से जुड़े तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो जंगबंदी के लिए अपने वादों की पासदारी करें। उन्होंने कहा कि काहिरा में गज़ा की तामीर और नौ पर बातचीत भी होगी, जो इसराइली बमबारी और जंग के बाद खंडर बन गया है। एंटोनियो गुतेरेस ने यह भी कहा है कि जो यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में तोसी वो ज़रूर होनी चाहिए, और आने वाले वक्त में इस लिहाज से वो सारा कुछ अहम होगा। और साथ ही फ़रीक़ैन इन मुआहदों पर अमल दरामद में कोई कसर नहीं रखे। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा फिर से एक बार अरब लीग के साथ बातचीत करेंगे गज़ा, फ़लस्तीन और वहाँ के बसने वाले लोगों के हवाले से, ताकि उनको किसी भी सूरत में वहाँ पे बसाया जाए और अमन मुज़ाकरात भी हों इन दोनों ममालिक के दरमियान। जबकि हमास और इसराइल के दरमियान ये लगातार
जंग हो रही थी और जंगबंदी मुआहिदा भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही थी जिससे ये जंग मजीद शुरू होने के खदशात जाहिर हो रहे थे। लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये एक बड़ा फैसला, जिसमें ख़ास तौर पर सेक्रेटरी जनरल इस सिलसिले में अरब लीग के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको यह भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जिला पुलवामा के मोरन इलाके में हेल्थ सब सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि इस वक्त दही इलाकों में तिब्बी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम जारी है, लेकिन अभी भी डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की कमी महसूस की जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए हुकूमत इक़दाम उठा रही है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल जो आगे आ रही है वो तो है कि डेफिशिएंसी जो हमारी है, वैकेंट पोस्ट्स काफ़ी है। हमें इसको फिलअप करने की इस वक्त कोशिश चल रही है ताकि डॉक्टर नए आ जाए और जो पैरामेडिकल स्टाफ है इसमें कम से कम हम अगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कम से कम 200-250 पोस्ट्स वैकेंट है, उसकी कोशिश चल रही है। और आने वाले सेशन में भी मैं ही उठाऊंगा ताकि वो जो वैकेंट पोस्ट है अगर वो इसको SSB को रेफर हो जाएंगे तो कम से कम ये जो दिक्कत है यहाँ बाकी अस्पतालों में भी दिक्कत है, डॉक्टरों की दिक्कत है, पैरामेडिकल स्टाफ की दिक्कत है, नर्सों की दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। ये कोशिश तो जारी है। इंशाल्लाह हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी पर है इस वक्त नेशनल काउंसिल गवर्नमेंट में, और हेल्थ सेक्टर को आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आपको ये भी जानकारी देंगे कि MLA सोनवारी हिलाल अकबर लोन ने आज हाजन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नई एम्बुलेंस और CRM मशीन का इफ्तिताह किया है। इस मौका पर चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा डॉक्टर सलाहिया और BM और हाजन डॉक्टर इदरीस भी मौजूद रहे। हिलाल अकबर लोन ने सोनवारी में सेहत की सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपने अज़म का इजहार किया है। ये आपको दिखाते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ हमारी मीटिंग थी तो हमने जायज़ा लिया जो इन्होंने काम किए हैं यहाँ पे और जो भी करने हैं उनका जायज़ा लिया, डाटा इन्होंने पेश किया है। और उसके साथ साथ हमने एक एम्बुलेंस का जो इफ्तिताह किया उसको इनॉग्रेट किया और RM मशीन उसको इनॉग्रेट किया। और ये मशीन कहीं CSC में है नहीं, ये UT में पहली ये जो मशीन है जो इस CSC में है। कहीं CSC में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, CSC हाजन में ही है। कोई एक्नॉलेज करता है और हम भी दिन रात ये भी जो मैनेजमेंट स्टाफ है यहाँ का तो ये भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। देख रेख की ज़रूरत है और इंशाल्लाह रहमान जो भी कमियां पेशा हैं वो दूर करने के लिए हम इक़दाम उठा रहे हैं और जो भी इक़दाम उठाना ज़रूरी है वो हम उठाएंगे। इंशाल्लाह ये हेल्थ केयर फैसिलिटी जो यहाँ सोनावारी में है इसको इम्प्रूव करने के लिए दिन रात कोशिश करेंगे उसको। हाँ बिल्कुल वो हम कर रहे हैं, उस पर हमने मीटिंग ली है डायरेक्टर साहब से परसों। मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले हम गए थे यहाँ डायरेक्टर सिक्किम साहब के पास, तो उन्होंने भी यकीन दिलाया कि जो ये राउंड द क्लॉक जो सर्जरीज होनी चाहिए वो हम वो देख लेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो भी इंशाल्लाह मुमकिन हो। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्रिकेटर परवेज रसूल ने सक्सेस पाथ लाइब्रेरी का इफ्तिताह बिजबहाड़ा में किया। इस मौका पर परवेज रसूल ने नौजवानों को इल्म हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया और लाइब्रेरी के क़याम को एक अहम कदम भी करार दिया ताकि तलबा को बेहतरीन तालीमी वसाइल फराहम किए जा सके। परवेज रसूल ने मजीद क्या कुछ नौजवानों से कहा है, आपको सुनाते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और खुशी की बात है और हमारे पड़ोस में भी है। तो मैं चाहूँगा कि लाइब्रेरी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ किताबों का एक मजमूआ नहीं है बल्कि इंसान को इल्म, तहकीक और तख्लीकी ज़हन, इससे इंसान काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इससे। तो मैं चाहूँगा आने वाले टाइम में बच्चों के साथ साथ बड़े जो भी इस
फैसिलिटी को अवेल करना चाहेंगे, यहाँ पे आए उस फैसिलिटी को अवेल करें, मॉडर्न फैसिलिटी यहाँ पे है, तो हमारा मुस्तकबिल रोशन बनाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा हमारे नौजवानों को जो ये इनिशिएटिव जिन्होंने लिया है, और हमारी अल्लाह से दुआ है ये जो ये मरकज़ जिन्होंने यहाँ पे खोला, ये इल्म और रोशनी का मरकज़ है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आपको ये भी जानकारी देंगे कि सोरनकोट की मरकजी जामिया मस्जिद हजूरी के सामने डिग्री कॉलेज के पास कॉलेज के तलबा और गांव के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज का सबब मस्जिद के पीछे सड़क का खराब होना और ड्रेन बंद होने से पानी का मस्जिद में आना था, जिससे मस्जिद की दीवारें मुतासिर हो रही हैं और स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। एहतजाज में मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर ड्रेन निकाला जाए ताकि मसला हल हो सके। मजीद लोगों का क्या कुछ मुद्दा या मसले हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपके मशकूर हैं कि हमारी कॉल पर आप यहाँ पहुँचे हो और हमारी जो फरियाद है उसको सुनने के लिए और उन गूंगे और बहरे कानों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गूंगे और बहरी हो चुकी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं पुरजोर ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ से सैकड़ों डिग्री कॉलेज सोरनकोट के बच्चे गुजरते हैं, उनकी वर्दियाँ, उनकी यूनिफॉर्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अब रोज़ रोज़ वो धोने के काबिल हो जाती है। यहाँ ये जामिया मस्जिद है जहाँ पर सब लोग जो है वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जुमा होता है और तमाम लोग जो है उनके कपड़े जो है वो बर्बाद हो चुके हैं और यहाँ पर कोई देखने के लिए मिर्जा मोड़ से लेकर हॉस्पिटल तक इतनी बड़ी तबाही है इस रोड की कि कोई ऑफिसर अभी जस्ट 10 मिनट पहले इस नमाज से पहले जब हमने अदा किया तो जनाब तहसीलदार साहब हमारे यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर कोई नजरसानी नहीं की है कि इतने बड़े खड्डे हैं, इस मस्जिद की क्या हालत है, यहाँ के लोगों की क्या हालत होगी। तो मैं जनाब डीसी साहब से ये अपील करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से ये अपील करता हूँ और ओसी ऑफिसर कमांडिंग जो ग्रिफ के हैं उनसे ये कहता हूँ कि इस रोड को मिर्जा मोड़ से लेकर आपने बाजार के इस कोने तक आपने किसके हवाले किया हुआ है। हमें ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए, हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन एजेंसी जो है यहाँ पर इसको मतलब काम कर रही है। लिहाजा मैं ये बार बार ये कहूँगा, अगर ये 2 दिन के अंदर अंदर ये खड्डे जो है रोड के ये नहीं भरे गए, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये नहीं क्लियर किया गया, तो हम पूरे लोग जो है इस गांव के और भी लोग जो है इस रोड पर उतर के हम अपनी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और इन कॉलेज के बच्चों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है बीआरओ की तरफ से। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से हॉस्पिटल तक ड्रेनेज का सिस्टम इतना ख़राब है कि हमारी यहाँ अपने पूरे गांव की ये हजूरी जामा मस्जिद है, यहाँ जुमा कायम है और अरसा दराज से जुमा कायम है, और ये जो मेन रोड है इसकी जो नाली है ये पूरी तरह से बंद की गई है। ये मेन रोड से पानी होता हुआ मस्जिद में जाता है और यहाँ कोई भी नमाजी जो है वो साफ सुथरे कपड़े पहन के हम नमाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ एक पूरा जो नाली वो बंद है और उसका पानी सारा मस्जिद में आता है, तो कोई भी आदमी साफ सुथरे तरीके से मस्जिद में दाखिल नहीं। कॉलेज के बच्चे यहाँ से हॉस्पिटल तक जो है वो नालियाँ पूरी तरह से बंद हैं और नाली का सारा पानी लोगों के घरों में, मकानों में और ख़ासकर यहाँ हमारी मस्जिद है उसके अंदर जाता है। तो मेरी बीआरओ के JEAEE और ओसी साहब से ये गुजारिश है और आपके माध्यम से, आपके थ्रू मैं रजौरी पुंछ के जो कमांडेंट हैं, हमारे कमांडेंट ऑफिसर हैं बीआरओ के, उनसे गुजारिश करता हूं कि ये हमें किसके हाल पर छोड़ा है आपने। यहाँ एक भी ड्रेन जो है वो सलामत नहीं रही, जिसकी वजह से सारा पानी जो कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, अगर हमारी ये ड्रेनेज सिस्टम कल तक ये बहाल ना की गई और नाली का पानी ठीक जगह से होकर नाले तक ना पहुंचाया गया तो हम इस मेन रोड पर बैठेंगे और रोड बंद कर देंगे। तो चलिए, आप देख रहे थे कि किस तरीके की खस्ता हालत वहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको ये भी जानकारी देंगे कि पिक्स के MD और CEO बलदीप सिंह राणा ने पुलवामा के अंदर प्राइवेट लिमिटेड को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश किया और DGM पुलवामा को 51,000 रुपये नगद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा है। उन्होंने टीम की मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें इनामात और ट्रॉफियों से भी नवाजा है। रैना ने कंपनी के विजन पर भी इस सिलसिले में बात की है। उन्होंने क्या कुछ मजीद कहा और किस तरह से अपने लोगों को सराहा है, आपको दिखाते और सुनाते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और यूथ को एंगेज करें। आपने खुद देखा कि जिस तरह हमारे जो आज स्टार ऑफ द मंथ हैं, उन्होंने 10 गाड़ियां बेची हैं। मुझे लगता है कि कम से कम खाली 1.5 लाख उनका इंसेंटिव बना होगा सैलरी अलग से। तो
جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہر مقام میں اپنا ایکسل کرتے ہیں. اور جو یہ پیکس پلوامہ کی ٹیم ہے، سب سے بڑھیا ٹیم ہے. اور پلوامہ اپنے آپ میں مانا جاتا ہے. اگر ایجوکیشن سیکٹر بھی دیکھیں اور فروٹ کو دیکھیں تو پلوامہ میں ایک اپنا ہی جو ہے، اگر ویلی کی بات کریں تو سب سے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ پلوامہ کے، جس نے راجپورہ کی بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں کے لوگوں کی سیوا کرنے کا موقع ملا ہے. اور جو ہمارا جس طرح پیکس کا شو روم یہاں پہ ہے، سروس ہے، اسپیئر پارٹ ہے، تو کافی اچھا لوگوں کا یہاں پہ پیار ملا ہے. اور کافی اچھا رسپانس ہے لوگوں کا، اور لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اس کی جو سب سے مین وجہ ہے جو میری ٹیم ہے، جو 24/7 جو ہے کسٹمر کے لیے تیار رہتی ہے، چاہے وہ سروس ہو چاہے وہ سیلز ہو. اور سروس کا ہمارا یہاں پہ بہت اچھا، اگر آپ دیکھیں گے بہت بڑا یارڈ ہے جس میں ہم باڈی شاپ ہے ہمارا، اور کافی اچھی سروس جو ہے لوگوں کو یہاں پہ ملتی ہے. اور ہم اس کو دن بہ دن اور امپروو کرتے ہیں. جس طرح ہمارے سروس کے جی ایم مسٹر آصف ہیں اور یہاں پہ ایاش جی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو اس ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں ان کو کسی طرح کی پرابلم نہ ہو. بہت بہت استقبال ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ متحدہ مجلس علماء کرام کے صدر میر وائز مولوی عمر فاروق نے ماہ سیام کے بابرکت مہینے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے خوشحالی، امن اور برکت کی دعا کی ہے. انہوں نے مزید کیا کچھ لوگوں سے گزارشات بھی کی ہیں، آپ کو سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد پر تمام اہلیان جموں کشمیر سمیت مسلمان عالم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مقدس مہینہ ایک بار پھر تعلق باللہ کا ہمیں ایک قیمتی موقع فراہم کر رہا ہے. بے شک یہ مہینہ صرف فجر سے مغرب تک روزے رکھنے کا ہی مہینہ نہیں، بلکہ ایک عظیم روحانی سفر سے عبادت مہینہ ہے جو ہمیں نماز اور دیگر عبادات الہی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں چھپی گہری حکمت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. رمضان المبارک ہمیں صبر، عاجزی، انکساری اور سخاوت پر آمادہ کرتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جب رحمت الہی اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور بے شک یہ ہمارے لیے ایک روحانی ارتقاء کا ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے. دوستو، آئیے اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں. نہ صرف کلام پاک کی تلاوت کریں بلکہ قرآن کریم کے عظیم اور گہرے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. تب جا کر ہم صحیح معنوں میں اس کو اپنی زندگی میں عملا سکتے ہیں. آئیے اس رمضان میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر حقیقی بھائی چارہ اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ خالق اور مخلوق کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اس مہینے میں ہم ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو سماج کے پچھڑے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں ہمدردی اور محبت بانٹنے کے ساتھ ساتھ ان تمام مستحق افراد کی خبرگیری، ان کے دکھ درد کو بانٹنے اور ان کی ضروریات کو خیال رکھنے کی بھی دعوت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے بے پناہ رحمتوں اور برکتوں اور سکون اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنے. آمین ثم آمین. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ میر وائز مولوی عمر فاروق کس طریقے سے ماہ سیام کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے اس کے فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کس طریقے سے پچھڑے طبقے کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اس سلسلے میں آپ کو میر وائز کہہ رہے تھے. آگے بڑھ جائیں گے. اسی سلسلے میں آپ کو یہ بھی جانکاری دیں گے کہ مفتی عبد الرحمن امام جامعہ نے رمضان کے مہینے کے حوالے سے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو رمضان کے دوران عبادات اور روزوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ مہینہ انسانیت کی بہتری کے لیے روحانی صفائی اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. آئیے آپ کو سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مغرب سے انشاءاللہ 1
رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور آج تراویح کی نماز ہوگی، کل پہلا روزہ ہے، تو یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں مانگی ہے، اور شعبان سے ہی اس کے پانے کے لیے دعائیں مانگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اہتمام اور اس کا استقبال ماہ شعبان میں کثرت سے روزوں سے کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ماہ شعبان میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اس کے اہتمام کے لیے اور اس کے استقبال کے لیے، اور خوش آمدید کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا استقبال بھی فرمایا ہے۔ لہذا سامعین کرام، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی ترتیب بنانی پڑے گی۔ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن تکبیر اولیٰ کبھی چھوٹ نہ جائے۔ اسی طریقے سے تراویح کی پابندی کریں، اطمینان سے جس مسجد میں تراویح کی نماز ہوتی ہو وہاں ہم مکمل قرآن پاک سننے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے صدقہ بھی ہم دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے اور نیک اعمال بھی کریں گے، اور کبھی ہم سے تہجد کی نماز اور صلاۃ الاوابین، اشراق و چاشت کی نماز کبھی چھوٹ نہ پائے، چونکہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اور یہ ہمارے لیے تربیتی کورس ہے 29 یا 30 دن کا، تاکہ 11 مہینوں میں ہم کو جو زندگی گزارنی ہے اس میں ہم آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ لہذا سامعین سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ کے رسول نے بہت دعائیں مانگی ہے اور اس کا استقبال کرتے تھے، بلکہ یوں بھی حدیث میں آیا ہے جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ لہذا ہم اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھنٹے کو، ایک ایک دن کی ہم قدر کریں، اور اللہ ہم سب کو قدردانی نصیب کرے، کہیں اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، شعبان کے آخر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث فرمائی ہے اور عظیم خطبہ بھی دیا ہے، اس میں یہی فرمایا ہے کہ یا اے لوگو، تمہارے اوپر بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ بابرکت مہینہ ہے ہی، اس سے ہماری ایمان کی بیٹری جو ہوتی ہے وہ چارج بھی ہوتی ہے، اور نئے سرے سے ہم ایک طریقے سے اعمال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس رمضان کی بابرکت سے۔ یہ اللہ کا فضل کرم ہے، انعام ہے اس امت کے لیے۔ جب یہ رمضان آتا ہے تو ہم اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں متنبہ بھی ہوتے ہیں اور وہ اعمال کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ لہٰذا ہم شوق و ذوق سے اس مہینے کا اہتمام کریں اور اس کی قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو قدردانی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا پھر سے ایک بار استقبال ہے۔ آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کروں گا، جہاں پہ ایک طرف سے علماء کرام نے لوگوں کو واعظ کر کے نصیحت کر کے بتایا ہے، وہیں رمضان کے قریب آتے ہی ڈوڈا میں مارکیٹ چیکنگ کی گئی۔ نائب تحصیلدار اور دوسرے محکموں نے دکانداروں کو جرمانے کیے اور خراب پھل و سبزیاں ضائع کی۔ دکانداروں کو صفائی رکھنے اور اچھا سامان بیچنے کی ہدایت دی گئی۔ انہیں قیمتوں کی فہرستیں دکھانے کا بھی کہا گیا ہے۔ یہ چیکنگ رمضان کے دوران پورے ضلع میں جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے حکام نے یہ جانکاری دی ہے۔ مزید کیا کچھ کہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں۔ جیت کمار ہے، میں نائب تحصیلدار ڈوڈا ہوں، اس ٹائم اسپیشل انسپیکشن ٹیم کے ساتھ ہوں۔ آج ہم نے مارکیٹ چیک کی ہے ڈوڈا کی، جس میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے، فوڈ اینڈ سیفٹی، ہارٹیکلچر، پلاننگ، مارکیٹنگ، میٹرولوجی، اور ہمارے ساتھ جموں اینڈ کشمیر پولیس بھی تھی۔ تو اس میں ہم نے بہت ساری مارکیٹس چیک کی ہیں یہاں پہ ڈوڈا سٹی میں، اور دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ دکانداروں کو سخت ہدایتیں دی گئی ہیں کہ وہ اپنے ریٹس جو ہیں وہ ڈسپلے کریں، تاکہ لوگوں کو، رمضان کا مہینہ بھی ہے اس لیے بھی، اور آگے بھی روٹین ورک ہمارا رہتا ہے یہ انسپیکشنز، تاکہ لوگوں کو جینوئن ریٹس ملیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ شہر کے اندر کنفیوژن کافی زیادہ ریٹس کو لے کے، اس پہ کس طرح کی ڈائریکشن آپ نے دی ہے؟ جو فروٹ وینڈرز ہیں یا عوام ہے ان کو کیا میسج ہوگا؟
इस मुहिम में हमने देखा है कि अगर कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है उनको चालान किया जाएगा और उनको वार्न भी कर दिया गया है कि अगर वो साफ सुथरा और अच्छे जेन्युइन रेट्स अगर लोगों को नहीं देंगे तो उनको हम कार्रवाई करेंगे, चालान किए जाएंगे। ये लगातार मुहिम आपकी शहर के अंदर बिल्कुल ये लगातार चलेगी। ये वीकली बेसिस पे हम इसको अभी प्लान किया हुआ कि वीकली बेसिस पे हम रखेंगे। अगर हम आज जिनको हमने जो भी हिदायत दी है अगर वो नहीं पाई जाएंगी तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, आज की जो विजिट हमने की इसका गर्ज़ो गायद ये है कि हम पूरे इंश्योर कराएंगे मार्केट में कि पब्लिक को एक अच्छी रेट्स पे अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट्स चीज़ें मिल जाएं। यही हमारा मंशा है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हमारे अफसरान मौजूद हैं हमारे साथ, और हमने मोस्ट ऑफ द एरिया सिटी का कवर किया है। और कई जगहों पे, कुछ जगहों पे हमने पाया कि रेट्स में थोड़ा वेरिएशन आ रही है कि ज़्यादा रेट्स कर रहा है और क्वालिटी भी ठीक नहीं है। उनको हमने ऑन स्पॉट कुछ चालान्स भी किए हैं और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस भी दिए हैं कि वो प्रॉपरली अपने रेट डिस्प्ले करें। कितने चालान किए हैं? हमने लगभग अराउंड 8-10 चालान हमने कर दिए, 8-10 चालान हमने कर दिए। और तो नाज़रीन, चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। आपको बताएंगे कि एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप की जानिब से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जम्मू कश्मीर यूटी के ताउन से आज होटल शहनशाह पैलेस, बॉलीवुड रोड, श्रीनगर में पानी, मौसम और बहबूद वादी कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली के उन्वान से एक अहम वर्कशॉप और पैनल बहस का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में आबी वसाइल, ज़राअत, मईशत और खित्ते में सेहत आम पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी थीम पानी की कमी का इंतजाम, ज़री तरीकों को अपनाना और इंतहाई मौसमी वाक़यात से सेहत के खतरात को कम करना के गर्द घूमता रहा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर डॉक्टर शकील रोमशो ने बतौर मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में शिरकत की। वर्कशॉप में स्टेक के मतनू ग्रुप की फाल शिरकत का भी मुशाहिदा किया गया। मजीद इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ देखने को मिला, आपको दिखाते हैं। नहीं, ये एक ग्लोबल फिनोमिना। अगर आप देखें कि ग्लोबल में जो जितने भी थ्रेट्स है ह्यूमैनिटी को, तो क्लाइमेट चेंज इज़ नंबर 1 लिस्टेड एज द नंबर 1 थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। तो उस हिसाब से आप कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या लद्दाख की, तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट थ्रेट है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वी आर फेसिंग द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और हमारी कंट्रीब्यूशन जो क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत कम है। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उतना क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, या आप देख लीजिए कश्मीर में लास्ट ईयर भी, इस साल भी, पिछले खासकर 5-6-7 साल से जो इसके इम्पैक्ट से बिल्कुल एविडेंट हो रहे हैं। लास्ट ईयर तो हम विंटर स्पोर्ट्स भी नहीं कर पाए गुलमर्ग में, इस साल भी आपके जो विंटर स्पोर्ट्स है कैंसिल करनी पड़ी। या बाकी आप इम्पैक्ट्स देख लीजिए जो वाटर रिसोर्सेज पर है, जो हमारे एग्रीकल्चर पर है, या एनर्जी पर है, जो बिजली यहाँ पैदा होती है, उस पर भी बड़े स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो इसलिए, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप देखें यहाँ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी है, उसने भी कहा कि जम्मू कश्मीर हम वी आर सफरिंग बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारा यहाँ काफ़ी जो कार्बन एमिशंस वो उतने नहीं है। लेकिन चूँकि ये इंटरनेशनल ग्लोबल है या बाकी इंटरस्टेट है, तो उसका असर हम पर पड़ता है। ये कहीं से भी आ सकता है, एयर पोल्यूशन हो या बाकी वाटर पोल्यूशन वो आता है, उससे हम सफ़र करें। इनफैक्ट हमारी जो रीडिंग्स है उसमें यह है कि हम उतना हमारी ग्रीनरी उतनी है कि वो ग्रीन गैस हमारा उतना है कि हम पॉजिटिव हैं इसमें, लेकिन हम सफ़र कर रहे हैं और इसके लिए हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर ये पिछले चंद सालों से हमने देखा है कि यहाँ हमारा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज है, और ये अब हकीकत है। ये तो चलिए, आपने देखा किस तरीके से ये प्रोग्राम वहाँ पे जारी रहा। इस सिलसिले में आपको और भी जानकारी पहुँचाएंगे कि सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार ने अब्दुल वाहिद खान को फौरी रिलीफ और रकम का टोकन पेश किया है उनके खानदान को। आपको जानकारी देंगे, अब्दुल वाहिद बजार्द के इंतकाल के बाद सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने डीजी सीआरपीएफ की जानिब से फौरी रिलीफ और टोकन मनी में तोसी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन के नायब सदर मुमताज अहमद, आसिफ बिजार्द, सदर यूथ कांग्रेस सुरनकोट और अहले खाना समेत गाँव वालों ने
इनका इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हुकाम पर यह भी जोर दिया है कि वो वाहिद की 2 छोटी बेटियों को आर्मी बोर्डिंग स्कूल में तालीम फराहम कराएं और रियासती और मरकजी हुकूमतों से मुकम्मल मुआवजे की मांग की है। खासतौर पर उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर दाखिला अमित शाह, LG मनोज सिन्हा से मुदाखलत करने और ज़रूरी मदद फराहम करने की दरख्वास्त की है। आपको ये जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे कि अब्दुल वाहिद आज से 2 रोज़ कबल एक हादसे में उनकी जान चली गई और उसके बाद उनकी जो 2 छोटी बेटियां हैं, अब उन्हें आर्मी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के हवाले से गांव वालों ने और उनके खानदान वालों ने अपील की है। साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर दाखिला अमित शाह और LG मनोज सिन्हा से भी उन्होंने इस मामले में मुदाखलत करने की मांग की है। आपको सुनाते हैं। सठा शुक्रगुजार CRP कैंपुक यमो ये कैंप लोग मेडिकल कैंप ये तमाम सूर पे गरीब गुरबात बाकी गाँव हिंदी अजा मुफ्त दवा दिन कैंप गन बार बार लगन गरीबन गुरबातन फायदे सूर पे लगभग 400-500 लुक वारे मज प्राण सारी। तो चलिए नाज़रीन, इस वक्त अब तक में फिलहाल इतना ही। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।